आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की पहली महिला संगीतकार के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका नाम था जद्दन बाई और ये वो वक्त था जब कोठों पर तवाइफों के गाने सुनना मुगलों की शान हुआ करता था और ब्रिटिश राज में भी आम लोगों का शौक बन चुका था। ऐसे ही एक कोठे से भारत को पहली महिला संगीतकार मिली जिनका नाम मैंने आपको बताया, जद्दन बाई। ये वही जद्दन बाई हैं जिनकी बेटी नरगिस बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक रहीं और उनके नाती संजय दत्त भी आज बॉलीवुड की शान माने जाते हैं। ये साल 1900 का दौर था। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उन दिनों उत्तर भारत के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहीं एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थीं दलीपा बाई। जद्दन बाई इन्हीं की बेटी थीं। कोठे पर ही परवरिश हुई। गाने की फनकारी उनके खून में थी। जद्दन बाई की आवाज में वो कशिश थी कि उनको जो भी सुनता अपनी सुध बुध खो देता। कोठे पर ही उनकी आवाज की दीवानगी का ये आलम था कि उनको सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। जद्दन बाई ने कुल 3 शादियां की थीं। कोठे पर ठुमरी और गजलें गाने वाली जद्दन बाई तीसरी शादी के बाद बॉम्बे आ गईं, जहां फिल्में बना करती थीं। बनारस के कोठे से बंबई की फिल्मी दुनिया तक का सफर उनका बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। आज़ादी से पहले का वो दौर जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तवायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा माना जाता था, तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। जद्दन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दलीपा बाई थीं, जो इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ थीं, और पिता थे मियां जान, जिन्हें जद्दन बाई ने महज 5 साल की उम्र में खो दिया। दरअसल दलीपा बाई एक बुरे हादसे के बाद कोठे तक पहुंची थीं। उनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद जब विदाई लेकर बारात लौटी तो पंजाब के गांव के पास बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा दहेज और सोना लूट लिया गया और दूल्हे को गोली मार दी गई। भगदड़ मची और दुल्हन बनी दलीपा बाई भी जान बचाकर भाग निकली। जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो उन्हें अभागन कहते हुए विधवा प्रथा के कष्टों से गुजरना पड़ा। रोजाना उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। बात इतनी बिगड़ी कि परिवार उन्हें जान से मारने का मन बना चुका था। एक दिन गांव पहुंची मंडली की नजर नदी किनारे गुनगुनाती हुई कपड़े धो रही दलीपा पर पड़ी। उन्होंने दलीपा की आवाज से इंप्रेस होकर साथ आने का प्रस्ताव दे दिया। घर वालों से तंग आकर दलीपा भी साहस करके साथ जाने के लिए राजी हो गईं। लेकिन जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो मंडली के लोगों ने उन्हें कोठे पर भेज दिया। फिर दलीपा बाई यहां से कभी निकल न सकीं। कोठे में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दलीपा की शादी सारंगी वादक मियां जान से करवा दी। दलीपा बाई ब्राह्मण परिवार की थीं, लेकिन जब उन्होंने मियां जान से शादी की तो वो मुस्लिम हो गईं। शादी के बाद इनके घर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। कोठे में पली बढ़ी जद्दन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां से मिला था। वो कोठे में जरूर पली बढ़ी, लेकिन इनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थीं। बड़ी होती गईं तो मां की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कमान संभाल ली और मां से भी ज्यादा पहचान हासिल की। लोग इनकी एक नज़र में ऐसे दीवाने हो जाया करते थे कि इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए राजी हो जाते थे। इनके कोठे पर पहुंचे गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से पहचाना जाता था, उनको इनसे ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने इनके लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शादी कर ली। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटे ही नहीं। चंद सालों तक अकेले बेटे की परवरिश कर रही जद्दन बाई पर कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल आ गया। जद्दन बाई ने इनसे दूसरी शादी की, जिससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग हो गए। गुलाम भारत में अंग्रेज आए दिन जद्दन बाई के घर छापेमारी करवाया करते थे। अंग्रेजों को शक था कि जद्दन बाई अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह देती हैं। अंग्रेजों ने उन पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें बनारस की दाल मंडी का अपना घर छोड़ना पड़ा। वो बनारस छोड़कर कोलकाता आ गईं और यहां पर एक कोठे पर गाना शुरू कर दिया।
लखनऊ के एक रईस परिवार के मोहन बाबू पानी के जहाज से कोलकाता से लंदन डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए रवाना होने वाले थे। जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम को थोड़ा समय गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचे। जद्दन बाई को देखते ही मोहन बाबू ने उनसे शादी करने की जिद पकड़ ली। मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, जबकि जद्दन बाई दो दो नाकाम शादियां कर चुकी, 2 बच्चों की मां और एक कोठे वाली थीं। उन्होंने मोहन बाबू को समझाते हुए कहा, जाओ पहले अपने परिवार को जाकर बताओ कि तुम एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहते हो। अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी। जद्दन बाई की बात मानते हुए मोहन बाबू चले गए और 4 सालों तक लौट कर नहीं आए। 4 सालों बाद मोहन बाबू अपने पूरे परिवार को छोड़कर आ गए और कहा कि मैंने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मोहन बाबू के साहसी कदम के आगे जद्दन बाई को हार माननी पड़ी। मोहन बाबू शादी से पहले इस्लाम कबूल कर अब्दुल राशिद बन गए। परिवार से नाता तोड़ने के बाद मोहन बाबू की जिम्मेदारी भी जद्दन बाई ने ही उठाई। मशहूर उर्दू राइटर सादत हसन मंटो ने एक किस्से में जद्दन बाई का जिक्र किया था। जद्दन बाई की महफिलों में राजा और नवाब उनकी गायकी से खुश होकर उन पर सोने चांदी के आभूषणों की बारिश किया करते थे। वहीं जद्दन बाई ऐसी खुददार महिला थीं कि इसकी परवाह किए बिना हर महफिल के बाद पति मोहन बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती। जद्दन बाई को एक बार नवाब की महफिल में बुलाया गया। उनका साथ देने के लिए तबला वादक अहमद जान थिरकवा साहब को बुलाया गया। नवाब साहब संगीत के शौकीन थे, लेकिन थोड़े सन की मिजाज थे। खुश होने पर तोहफे और नाराज होने पर खूब सुनाते भी थे। महफिल शुरू होने से पहले तबला वादक ने पूछा, बाई आज क्या सुनाओगी? जद्दन ने जवाब दिया, कुछ ऐसा सुनाऊंगी कि नवाब साहब मतवाले हो जाएं। थिरकवा साहब ने पूछा, कौन सी बंदिश? जवाब मिला, पापी नवाब तूने जुल्म किए, नहर मोरा छुड़ाए दिए। ये बोल सुनते ही थिरकवा साहब के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, क्यों जलील होना चाहती हो बाई? जद्दन ने घबरा कर जवाब दिया, माजरा क्या है? थिरकवा ने समझाया, कहीं ये कड़वे बोल नवाब साहब ने ऊपर ले लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जद्दन बाई महीनों से इसी बंदिश पर रियाज कर रही थीं और उनके पास कुछ और सुनाने को था नहीं। दोनों ने फैसला किया कि इसी बंदिश को बोलकर पापी नवाब को अच्छे नवाब और जुल्म किया को तोहरी उम्र बढ़ जाए कर दिया जाए। जद्दन बाई ने मौके की नज़ाकत समझते हुए बोल बदल कर गाए। नतीजा ये हुआ कि नवाब इस बंदिश से खुश हुआ और उन्हें ढेर सारा इनाम देकर लौटाया। जद्दन बाई कुछ सालों में ही कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता पहुंच गईं। यहां उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डू खान और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गानों को देश भर में पसंद किया जाने लगा। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर और जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजाने के लिए बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशनों के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करती थी। जब इन्हें पहचान मिलने लगी तो लाहौर की फोटोटोन कंपनी ने इन्हें राजा गोपीचंद, जो कि 1933 में आई फिल्म थी, उसमें हीरो की मां का रोल ऑफर कर दिया। फिल्म करने के बाद ये एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। कराची की कंपनी के लिए इन्होंने आगे चलकर इंसान या शैतान नाम की फिल्म की। प्रेम परीक्षा और सेवा सदन में भी ये दिखाई दी। चंद सालों में ही ये परिवार को लेकर लाहौर से मुंबई पहुंच गईं। जद्दन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। इन्होंने जब दूसरे बेटे अनवर हुसैन को फिल्मों में उतारा तो ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई और जद्दन बाई को खूब नुकसान हुआ। जद्दन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एलीट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो इन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा। मोहन बाबू पहले ही जद्दन बाई से शादी करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, तो वो अपनी बेटी नरगिस को डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जद्दन बाई ने कर्ज अदा करने के लिए नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। 6 साल की उम्र में पहली बार नरगिस को कैमरे के सामने उतारा गया। तलाश हक में जद्दन बाई ने अभिनय भी किया और म्यूजिक कंपोज भी किया। जद्दन बाई ने इसी फिल्म में 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जगह दे दी, जिसमें उन्हें बेबी नरगिस नाम से क्रेडिट मिला। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर नाम की फिल्म से पहचान मिली। जद्दन बाई का बेटी के लिए लिया गया यह फैसला सही साबित हुआ। 1940 आते आते हिंदी सिनेमा में बड़े स्तर पर फिल्में बनने लगीं और कई बड़े प्रोडक्शन हाउस खुलने लगे।
नतीजा ये हुआ कि जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। कंपनी बंद हो गई और जद्दन बाई ने फिल्मों से दूरी बना ली। जद्दन बाई के बेटे अख्तर हुसैन ने जब फिल्म दरोगा जी बनाई तो जद्दन बाई ने खुद फिल्म के सभी डायलॉग्स लिखे। 1949 में रिलीज हुई ये इनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। 8 अप्रैल 1949 ये वो दिन था जब कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। तब उनकी उम्र 57 साल की थी। अफसोस ये हुआ कि वो अपनी बेटी नरगिस को बड़ा स्टार बनते नहीं देख सकीं। जद्दन बाई को मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। जद्दन बाई को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई में सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और सारे स्टूडियोज एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। आगे चलकर 1981 में नरगिस दत्त को भी मां जद्दन बाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। हालांकि सुनील दत्त से शादी करने के बाद वो हिंदू हो गई थीं। तो ये थी कहानी भारत की पहली महिला संगीतकार की। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।